व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों? बढ़िया जी हाँ सर, हम बहुत बढ़िया हैं। तो बेटा कौन कौन से चैप्टर्स निपटते जा रहे हैं एक के बाद एक अमेंडमेंट्स के आपके? सर आईटीसी हो गया, चार्ज हो गया, सप्लाई हो गया। ठीक है सर। उसके बाद बेटा अपने प्लेस ऑफ सप्लाई भी कर लिया और वैल्यू ऑफ सप्लाई भी कर लिया और एग्जाम्शंस भी कर लिया। अब चालू कर रहे हैं बेटा रजिस्ट्रेशंस। क्या चालू कर रहे हैं? रजिस्ट्रेशंस। सर सीए इंटर और सीए फाइनल दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है सर ये लेक्चर्स जितने भी मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, दोनों के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है बेटा। सीए फाइनल वालों के लिए नवंबर 20 की अलग से है और सीए इंटर वालों के लिए नवंबर 20 की अलग से है। तो दोनों के लिए प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। उसी प्लेलिस्ट के अंदर ये सारे के सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। चालू करें साहब रजिस्ट्रेशन चैप्टर? हाँ सर, रजिस्ट्रेशन चैप्टर अब चालू करते हैं। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल और बहुत ही आसान ये आपको चैप्टर है। कोई अमेंडमेंट्स खासा बड़ा या बहुत टेक्निकल अमेंडमेंट कुछ भी नहीं है साहब। जीएसटी तो वैसे ही सिंपल सब्जेक्ट है। चालू करते हैं बेटा, है ना? चलो। तो बेटा सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22 जो बेटा थ्रेश होल्ड लिमिट बताता है। क्या बताता है? थ्रेश होल्ड लिमिट। उसके अंदर बेटा एक नया सबसेक्शन नहीं बेटा, नया प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया। सेकंड प्रोवाइजो इंसर्टेड। तो एक नया प्रोवाइजो इंसर्ट करा साहब, सेकंड प्रोवाइजो कहां पर? सबसेक्शन 1 के अंदर। और इस प्रोवाइजो ने क्या बोला बेटा? इस प्रोवाइजो ने सिर्फ इतना सा बोला, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, सर ग्रीन कलर, मैंने कहा ठीक है बेटा ग्रीन कलर लेते हैं। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द गवर्नमेंट में एट द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। यानी बेटा गवर्नमेंट अपने पास क्या ले रही है? पावर ले रही है। जब भी लाइन इस तरीके से स्टार्ट होती है ना बेटा, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द गवर्नमेंट में, तो जहां इस तरीके से आपकी स्टार्टिंग हो रही है, समझ लो कि गवर्नमेंट क्या ले रही है बेटा अपने पास? गवर्नमेंट अपने पास पावर ले रही है। क्या पावर लिया बेटा? पावर लिया कि गवर्नमेंट चाहे तो में, शेल नहीं है बेटा, में है कि गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट की रिक्वेस्ट पे या काउंसिल की रिकमेंडेशन पे, स्टेट की रिक्वेस्ट पे या काउंसिल की रिकमेंडेशन पे क्या कर सकती है बेटा? एनहांस द एग्रीगेट टर्नओवर ओ फ्रॉम 20 lakhs टू सच अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 40 lakhs। यानी मैक्सिमम 40 और मिनिमम 20। तो मैक्सिमम रखा 40, मिनिमम रखा 20 और बोला कि साहब 20 से बढ़ाकर 40 से ज्यादा नहीं, तो 20 से बढ़ाकर 40 तक ले जा सकती है एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट को। किसको बेटा? एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट को। ठीक है सर। In case of supplier who is engaged exclusively in the supply of goods, 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 exclusively in the supply of goods, यानी बेटा जो एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई में इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट उसके लिए लिमिट 40 लाख तक बढ़ा सकती है। और गवर्नमेंट ने ऐसा करा बेटा, गवर्नमेंट ने लिमिट बढ़ा दी साहब, गवर्नमेंट ने लिमिट बढ़ा दी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है साहब? एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं लिखा हुआ, इतना से लिखा हुआ है साहब कि अगर आप वही हर बार की तरह एंट्री नंबर 27 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 यानी सप्लाई ऑफ एडवांस डिपॉजिट कर रहे हो, जहां पर कंसिडरेशन किस फॉर्म में है? कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट या डिस्काउंट है, वहां पर आपको माना जाएगा कि आप एक्सक्लूसिव गुड्स में ही हो। मतलब उसको देख कर भी अनदेखा कर दिया जाएगा साहब, अनदेखा। ठीक है, हाँ साहब अनदेखा। ये मस्त वाला डायग्राम आपको दिया हुआ है साहब, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चैप्टर से मैंने उठाया हुआ है ये मेरी बुक के, और यहाँ पर आपको अमेंडमेंट वाली बुक में दिया हुआ है। क्या बोला गया बेटा, इस फटाफट से डायग्राम को देख लेते हैं। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, एपी, यूके, मेघा, सिक्किम, पौंडीचेरी और तेलंगाना। तो बेटा मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये जो चार बेटा स्टेट्स हैं, यहाँ पर लिमिट हमेशा 10 लाख रहेगी, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो। मैंने क्या बोला? चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, लिमिट विल ऑलवेज बी ऑफ 10 लाख रुपीज। बेटा एपी, यूके, मेघा, सिक्किम, एपी, यूके, मेघा, सिक्किम, फिर पौंडीचेरी और तेलंगाना। तो एपी, यूके, मेघा, सिक्किम, पौंडीचेरी और तेलंगाना, यहाँ पर लिमिट बेटा हमेशा 20 लाख रहेगी, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो। क्या बोला मैंने? चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। और बेटा रेस्ट ऑफ द स्टेट्स हैं, वहां देखना पड़ेगा। सर्विस है बेटा, 1 रुपए की भी सर्विस है तो लिमिट 20 लाख। आप गुड्स के साथ सर्विस दो, आप एक्सक्लूसिव सर्विस दो बेटा, लिमिट 20 लाख ही रहेगी। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा देखो बेटा, अगर गुड्स के साथ सर्विस है तो 20 लाख, एक्सक्लूसिव सर्विस है तो भी 20 लाख, और अगर गुड्स के साथ सर्विस है तो भी 20 लाख। मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर ऑफ 3 स्पेसिफाइड गुड्स बेटा, जिसको हम अच्छे से जानते हैं टिप। क्या बोला? टबैको, आइसक्रीम और पान मसाला। इसके अंदर अगर आप आ रहे हो बेटा तो भी आपकी लिमिट 20 लाख ही रहेगी। बेटा रेस्ट ऑफ द गुड्स यानी एक्सक्लूसिव गुड्स अगर आप हो, मैंने क्या बोला? एक्सक्लूसिव गुड्स। लेकिन सर हम वाली हमने एफडी करा रखी है साहब, एफडी पे ब्याज आता है। क्या करा रखी है? मेरे सारे बच्चे अच्छे से बताएंगे बेटा, हमने एफडी करा रखी है साहब, और एफडी पर हमारे पास में क्या आता है? ब्याज आता है। तो क्या सर हमने सर्विस दे दी? क्या हम एक्सक्लूसिव गुड्स की 40 लाख की लिमिट के लिए एप्लीकेबल नहीं है? बेटा बिल्कुल एप्लीकेबल है। मैंने क्या बोला? इसको इंक्लूड ही नहीं किया जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है कि इन एग्जेम्प्ट अगर है एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, जहां पर कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटरेस्ट और डिस्काउंट, सब उसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे, उसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे। क्या बोला? शैल बी कंसीडर्ड टू बी
एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई गुड्स इवन इफ, मतलब भले ही वो एडवांस और डिपॉजिट दे रहा हो, भले ही बदले में उसे इंटरेस्ट या डिस्काउंट मिल रहा हो, फिर भी यही माना जाएगा कि वो एक्सक्लूसिव गुड्स के अंदर ही है। बिल्कुल सही बात सर। और इसी के साथ बेटा आपका ये एक सिंपल सा जो नया सेकंड प्रोवाइजो इंसर्ट करा वो आपको यहाँ पर समझ में आ जाता है। तो बेटा अमेंडमेंट कहाँ पर था? अमेंडमेंट यहाँ पर था। अमेंडमेंट कहाँ था सर? अमेंडमेंट यहाँ था बेटा, यहाँ पे ये था बेटा आपका अमेंडमेंट। समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सब समझ में आ गई। ये अमेंडमेंट, ये था अमेंडमेंट। ठीक है, एक बार ऑनलाइन खींच दूँ सब। हाँ येलो कलर सब दिखता नहीं है, येलो, ये अमेंडमेंट था, 40 लाख वाला अमेंडमेंट था। यानी एक्सक्लूसिव गुड से बेटा तो लिमिट आपकी रहेगी 40 लाख। अगले चले? हाँ सर अगले चलो। अगला एक नया नोटिफिकेशन आया बेटा जिसके अंदर रूल नया इंसर्ट कराया गया 10A और रूल 11 को अमेंड किया गया। देखो बेटा रूल क्या था क्या नहीं था वो सारी बातें बात की है। सिंपल सी बात है बेटा, बैंक डिटेल्स मांग रहे हैं। सिंपल सी बात है, क्या बेटा? बैंक डिटेल्स मांग रहे हैं। आप सब जानते हो बेटा रजिस्ट्रेशन कराते वक्त बैंक डिटेल्स देना जरूरी है। क्या बोलेंगे? रजिस्ट्रेशन कराते वक्त बैंक की डिटेल्स देना जरूरी है। जी हाँ सर, हम सब जानते हैं बात, क्योंकि बेटा बैंक की डिटेल्स दोगे तभी तो आपको रिफंड मिलेगा, तभी तो क्रेडिट का जो रिफंड लेते हैं बेटा वो बैंक के अंदर जाएगा। दूसरी चीज, जो आप बैंक लिंक करोगे बेटा, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर भरोगे, वहां पर भी कहीं ना कहीं आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स रोल प्ले कर कर चलेंगी। तो बैंक, गवर्नमेंट चाहती है साहब कि आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स रजिस्ट्रेशन के साथ सबमिट करो, लेकिन गवर्नमेंट ने बेटा जोर जबरदस्ती नहीं करी आपके साथ। गवर्नमेंट ने बेटा जोर जबरदस्ती नहीं करी। गवर्नमेंट ने बोला साहब आराम से धीरे धीरे। तो आराम से भी अगर आप हमें दे दोगे साहब, क्या दे दोगे? बैंक अकाउंट की डिटेल्स, तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। लेकिन मुद्दे की बात निकल कर आई बेटा कि आराम से का मतलब क्या है? कितना आराम से, कितने दिन तक डिले किया जा सकता है बेटा? तो ये पढ़ने बैठोगे तो टाइम लगेगा। हमारे तो बेटा डायग्राम एक्सक्लूसिव होते हैं। आ जाओ दौड़ के मेरे सारे बच्चों डायग्राम पर। बैंक अकाउंट डिटेल्स में बी फर्निश्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग आरसी, यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी मैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद भी बैंक अकाउंट की डिटेल सबमिट कर सकता हूं रूल 10A के मुताबिक 45 डेज फ्रॉम द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। सारे बच्चे बिना देखे बोलेंगे कसम होगी आपको साहब, विच एवर इज अर्लियर। बिल्कुल सही जवाब बेटा। मुझे एक बात हो, मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया साहब, साहब कब तक रुक जाऊंगा? अरे रिटर्न की डेट से पहले तो भरना ही पड़ेगा बेटा। रिटर्न के अंदर तो बैंक अकाउंट डिटेल जरूरी है। अगर आप रिटर्न भर रहे हो तो ई कैश लेजर काम में आएगा, क्रेडिट लेजर काम में आएगा। गवर्नमेंट चाहती है साहब हमें रिटर्न भरने से पहले, देखो रिटर्न भरने की डेट अगर आ गई, मैंने रजिस्ट्रेशन लिया, यहाँ बेटा मैंने रजिस्ट्रेशन लिया और यहाँ पर अगर रिटर्न भरने की डेट आ गई, रिटर्न की ड्यू डेट, आरडीडी बोल रहा हूँ मैं, रिटर्न ड्यू डेट, तो बेटा रिटर्न ड्यू डेट यहाँ पर आ गई तो मेरे सारे प्यारे बच्चे बताएंगे और अच्छे बच्चे बताएंगे कि यहाँ पर रिटर्न भाई भर रहे हो तो इससे पहले डिटेल देनी पड़ेगी ना बैंक की। सारे बच्चे बताओ हाँ के ना? हाँ सर। लेकिन 45 डेज का बेटा एक मैक्सिमम एक्सटेंट नहीं बोलते अपन, वो मैक्सिमम एक्सटेंट यहाँ पर क्रिएट कर दिया। मैक्सिमम एक्सटेंट यहाँ पर क्रिएट कर दिया साहब 45 दिन। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कंपोजिशन वगैरह के अंदर अगर आ रहे हो जहां पर आपको रिटर्न फाइल नहीं करना साहब, केवल टैक्स का पेमेंट करना है, तो वहां 45 दिन की एक एक्सटेंट लिमिट आपको दे दी कि या तो 45 दिन या ड्यू डेट से पहले आपको अपनी बैंक डिटेल्स देनी ही पड़ेंगी साहब, देनी ही पड़ेंगी, विच एवर इज अर्लियर। तो सब बैंक डिटेल्स को देने के लिए सिर्फ एक नया रूल डाला 10A और एक रूल को अमेंड करा 11 को और सिंपल सा एक सिस्टम क्रिएट करा साहब कि बैंक अकाउंट डिटेल्स दी जा सकती हैं। और कब तक दी जा सकती है? सारे बच्चे अभी के अभी लिमिट याद करेंगे साहब, बाद में कुछ नहीं होना। सारी चीजें यही इसी लेक्चर में अपन को याद करके लेनी है। क्या बोला मैंने? 45 डेज फ्रॉम द ग्रांट ऑफ आरसी, मतलब आरसी मिलने से 45 दिन, या फिर ड्यू डेट की रिटर्न की ड्यू डेट, क्या बोलेंगे? ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फर्निशिंग, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन साहब कुछ कंडीशन भी लगाई। क्या बोला? पहली बात बेटा फैसिलिटी टीडीएस टीसीएस या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन वालों के लिए ये अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल। किसके लिए अवेलेबल नहीं है? सारे बच्चे बताएंगे। टीडीएस टीसीएस एंड वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। बेटा अगर खुद को मजा आ रहा है और अगर आप टीडीएस टीसीएस और दूसरों का टीडीएस टीसीएस काट रहे हो दोस्त, फिर आप डिडक्ट कर रहे हो टैक्स, कलेक्ट कर रहे हो टैक्स, तो वहां पर तो बेटा आपको शुरुआत में ही आपको बैंक डिटेल्स बतानी पड़ेगी। यानी 45 डेज की लिमिट आप पर एप्लीकेबल नहीं होगी। बेटा एमसीक्यू यहां से आपसे पूछ सकता है, एमसीक्यू पूछ सकता है 4 बना के साहब कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको बैंक डिटेल सबमिट करने के लिए टाइम लिमिट अवेलेबल नहीं है। क्या बोला मैंने? जिसको बैंक डिटेल सबमिट करने के लिए टाइम लिमिट अवेलेबल नहीं है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर समझ में आ रही है बात। पहली चीज। दूसरी चीज बेटा इन केस ऑफ वायलेशन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, बेटा आपको रजिस्ट्रेशन तो मिल गया, लेकिन अगर आपने सबमिट नहीं करी विद इन दिस टाइम लिमिट, अगर आपने सबमिट नहीं करी बेटा बैंक डिटेल्स, तो बोलो क्या हो जाएगा? बोलो बेटा क्या हो जाएगा? हाँ जी साहब क्या हो जाएगा बताओ? आपका रजिस्ट्रेशन बेटा कैंसिल हो जाएगा और कैंसिलेशन के सारे प्रोविजन बेटा आप पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। यानी कि टाइम लिमिट में सबमिट कर दो, वरना आपसे आपका रजिस्ट्रेशन
छीन लिया जाएगा दोस्त। क्या कर दिया जाएगा साहब? छीन लिया जाएगा। ओके सर, समझ में आ गई बात। तो सिंपल सी बात थी, बैंक डिटेल्स फर्निश करने के लिए बेटा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको बैंक डिटेल फर्निश करना जरूरी है, और बैंक डिटेल्स फर्निश करने के लिए आपको एक टाइम लिमिट यहाँ पर दी गई। अगले में चले साहब? हाँ सर, अगले में चलते हैं। आई होप बेटा समझ में आ रहा होगा ना, कोई टफ नहीं बेटा, यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसमें अलग से नोटिंग करने का कोई मुद्दा ही खड़ा नहीं होता। टाइम वेस्ट करना तो बात अलग है, बाकी अमेंडमेंट बुकलेट में इतना अच्छा डायग्राम आपको बना के ऑलरेडी मैंने दे दिया। इसके बाद बात आती है दोस्त काय की, इसके बाद बात आती है सर एक नोटिफिकेशन की, जिसमें रूल 12(1)A, क्या बोला मैंने? रूल 12(1)A आपके पास में आता है, इसे अपन को डिस्कस करना है। क्या बोलते हैं बेटा ये रूल? मैं आपको समझाता हूँ, सारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। पहले थोड़ा नोटिंग में आ जाते हैं, ठीक है? यहाँ नोटिंग की जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ थोड़ी सी पड़ेगी। इधर आओ, हैशटैग लगाएंगे। हाँ सर, ये नोटिंग अगर आपको चाहिए बेटा, मैं कमेंट अगर आप करोगे मेरे से, या व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके मेरे को बोलोगे तभी मैं अपलोड करूंगा, वरना अदरवाइज मैंने अमेंडमेंट बुकलेट बेटा सफिशिएंट अपलोड कर रखी है। अगर आपको एक क्लास नोटिंग चाहिए तो दोस्त आप कुछ भी मत करिए, मेरे को मैसेज कर दीजिए या फिर वीडियो में कमेंट कर दीजिए कि साहब आप इसे भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दो, तो मैं आपकी जो हैंड रिटन नोटिंग है अभी तक के सारे लेक्चर्स की, मैं सारी अपलोड कर दूंगा। ठीक है? हाँ साहब, बात क्या चल रही है? बात ही चल रही है दोस्त, इधर आओ मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने ये बोला दोस्त, क्या बोला सर, कि TDS और TCS, ठीक है बेटा, ये लोग जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, दूसरों का टैक्स या तो कलेक्ट करते हैं या डिडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? डिडक्ट या कलेक्ट। हम अच्छी तरह से जानते हैं बेटा, यहाँ पर कौन कौन आता है ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं, और यहाँ पर कौन कौन आता है ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। सेक्शन 51, 52 अपनी जगह पर है, ठीक है? ओके, वो सेक्शन हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले साहब, हम यहाँ ये समझने वाले हैं साहब कि जिसका भी मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा बेटा, या जिसका भी टैक्स डिडक्ट करूंगा बेटा, ये कहाँ चला जाता है? उसकी ई कैश लेजर में चला जाता है। कहाँ चला जाता है बोलो? उसकी ई कैश लेजर में चला जाता है। अब दोस्त अगर किसी की ई कैश लेजर में कोई चीज कब जाएगी साहब? और मैं तो कह रहा हूँ ई कैश लेजर में क्रेडिट करेगा कौन? बोलो, ई कैश लेजर के अंदर पैसा डालेगा कौन साहब? गवर्नमेंट डालेगी। अगर किसी ने मेरा टैक्स डिडक्ट कर लिया, TDS मेरा टैक्स डिडक्ट कर लिया साहब, आप अच्छी तरह से जानते हो ये कहाँ शो करता है? जिसका भी टैक्स डिडक्ट हुआ है उसका GSTN नंबर वो बंदा डालेगा, और उसके GSTN के अंदर ही, उसके GSTN में मतलब उसके ई कैश लेजर में ये चीज डिस्प्ले करेगी। बोलो करेगी नहीं करेगी? ये कोई नई बात बताइए बेटा, ये तो हमने सेक्शन ऑलरेडी पढ़ रखा है। मुद्दे की बात यह है कि ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा बेटा जब मैं हूं महाराष्ट्र में, कौन? TDS डिडक्टर, TDS वाला बेटा यहाँ बैठा है, ठीक है सब, रेसिपिएंट यहाँ बैठा है, और सप्लायर कहाँ बैठा है बेटा? सप्लायर राजस्थान में बैठा है। अब मैंने बेटा राजस्थान वाले का क्या डिडक्ट कर लिया? राजस्थान वाले का बेटा मैंने डिडक्ट कर लिया TDS, ये TDS मैंने डिडक्ट कर लिया, ठीक है साहब, मैंने डिडक्ट कर लिया। अब मैं इसको जमा करूँ, कहाँ जमा करूंगा बेटा? मैं तो मेरी गवर्नमेंट को जमा करूंगा ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। बेटा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मैं जमा करा दूंगा, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हूँ। मैं कहाँ पे रजिस्टर्ड हूँ? आई एम रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र। अब दिक्कत की बात यह है साहब कि राजस्थान गवर्नमेंट बोलेगी साहब हमारे पास तो कुछ आया ही नहीं, क्योंकि मैंने जमा कहाँ कराया? मैंने तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जमा कराया, राजस्थान गवर्नमेंट के पास तो आया ही नहीं कुछ। और जब राजस्थान गवर्नमेंट के पास कुछ आया ही नहीं साहब, तो मुझे एक बात बताओ। हाँ सर पूछो। राजस्थान गवर्नमेंट इसके ई कैश लेजर में कहाँ से डाल देगी? मेरा TDS काटा हुआ इसके ई कैश लेजर में कहाँ से आ जाएगा? बोलो साहब। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको भी राजस्थान में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो रेसिपिएंट है, ये रेसिपिएंट अंकल को राजस्थान में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और फिर राजस्थान गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। क्योंकि बेटा जमा तो मैं वहीं करा सकता हूँ जहाँ मेरा रजिस्ट्रेशन है। जहाँ मेरा रजिस्ट्रेशन ही नहीं है साहब, सुनेंगे मेरी बात को, वहाँ में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, वहाँ जमा कैसे कराऊंगा? वहाँ जमा मैं नहीं करा सकता। तो बेटा अगर किसी भी जगह मुझे जमा कराना है, सोच के देखो, तो मुझे वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी मैं उस गवर्नमेंट को दे सकता हूँ। बात तो सही है सर। तो बेटा ऐसे तो फिर हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन करा लो, क्योंकि बेटा सप्लायर तो कहीं का भी हो सकता है, सप्लायर तो किसी भी स्टेट का हो सकता है साहब। उसी तरीके से पता है TCS के अंदर भी ये चीज है कि जिसका आप TCS काट रहे हो बेटा, एक बात हो, अमेजोन के थ्रू कौन कौन माल बेचते हैं बेटा? सब माल बेचते हैं, हर स्टेट का इंसान माल बेचता है। तो अमेजोन क्या हर स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने बैठ जाए? नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि बेटा हर स्टेट के अंदर वो रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि हर स्टेट के अंदर उसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है बेटा। और आपको पता है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए स्टार्टिंग में बेटा आपको अपनी फिजिकल शॉप, फिजिकल फैक्ट्री, फिजिकल दुकान, किसी ना किसी एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की फिजिकल प्रेजेंस प्रूव करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? प्रूव। तभी उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है बेटा, वरना आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो बेटा इसी चीज को सॉल्व करा। देखो प्रॉब्लम आती है तो अमेंडमेंट आता है। प्रॉब्लम अगर कोई आएगी बेटा एक्ट के अंदर, तभी तो अमेंडमेंट आएगा, और तभी तो आप पे वो चीज एप्लीकेबल होगी। बोलो हाँ कि ना? तो एक्ट में प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन क्या है बेटा? अमेंडमेंट। कुछ ना कुछ नया लेकर आओ। तो इन्होंने क्या करा साहब? इन्होंने बहुत सिंपल सी बात बोल दी कि भले ही आपका फिजिकल प्रेजेंस ना हो, मैंने क्या बोला बेटा? भले ही आपका फिजिकल प्रेजेंस ना हो, उसके बावजूद बेटा आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ सर,
जो भी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरो बेटा उसके पार्ट ए में, जो भी फॉर्म भरो उसके पार्ट ए में उस स्टेट के नाम डाल देना साहब, सारे स्टेट्स के नाम। ये देखो, ये रहा, मेंशन द नेम ऑफ द स्टेट और यूटी इन पार्ट ए ऑफ द प्रिस्क्राइब फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी फॉर्म भर रहे हो बेटा उसके पार्ट ए में उस स्टेट का या उस यूटी का क्या नाम डाल देना बेटा, सिर्फ नाम डाल देना, ठीक है। ये देखो, ये रहा, रिजल्टेंटली व्हेन अ पर्सन इज अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन टू डिडक्ट टीडीएस। सर टीसीएस का क्या होगा बेटा, टीसीएस में प्रोविजन ऑलरेडी है, क्या बात कर रहा हूँ, हाँ इस प्रोविजन को सिर्फ एक्सटेंड किया गया है टीडीएस वालों के ऊपर। टीसीएस में ये प्रोविजन ऑलरेडी था। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। टीसीएस में ये प्रोविजन ऑलरेडी था। जब आप टीसीएस के लिए फॉर्म भरते थे तो ऑलरेडी पार्ट ए के अंदर आप ये कर देते थे, यही चीज बेटा एक्सटेंड कर दी टीडीएस वालों के ऊपर, और बोला साहब आप भी रजिस्ट्रेशन कराते वक्त पार्ट ए में उन सारे स्टेट्स का नाम बता दो जहां पर आपके सप्लायर हो सकते हैं, जिनका टीडीएस आप डिडक्ट कर सकते हो, वो जिस जिस स्टेट में उन सबका नाम बता दो। और बेटा पार्ट बी में उस स्टेट का नाम बता दो साहब जहां पर आप फिजिकल प्रेजेंस है आपकी, जहां पर आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस लोकेटेड है। बस इतनी सी बात है। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो रजिस्ट्रेशन आपको पर्टिकुलरली टीडीएस पर्पस के लिए उस स्टेट में भी मिल जाएगा जिस जिस स्टेट का नाम आपने पार्ट ए में डिक्टेट करा है, डिनोट करा है। तो पार्ट ए में बेटा जो जो नाम बताओगे उस स्टेट में फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। यानी जब भी मैं टीडीएस काटूंगा, जिस भी स्टेट में सामने वाला इंसान होगा, अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम उसका नाम बता रखा है उस स्टेट का, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा, उस स्टेट में उसका टैक्स चला जाएगा और उसके ई कैश लेजर में उसको अवेलेबल हो जाएगा। तो बेटा प्रॉब्लम समझी और प्रॉब्लम के बाद उसका सॉल्यूशन समझा। कुछ बड़ी बात यहाँ पर भी नहीं थी। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर ये चीज समझ में आई होगी। आई होगी कि नहीं आई होगी साहब? आई होगी, बिल्कुल आई होगी साहब। अगला आ रहा है बेटा, ये अमेंडमेंट है बेटा। अब मेरी बात को सुनो, ये अमेंडमेंट बेटा पहले से आया हुआ अमेंडमेंट है। ये सिर्फ एक तरीके का आप कह सकते हो क्लेरिफिकेशन है। एक तरीका क्या है बेटा, क्लेरिफिकेशन। रूल के अंदर एक चीज मिस थी, वो यहाँ पर फुलफिल कर दी। एक चीज मिसिंग थी जिसके कारण क्लेरिफिकेशन आनी रिक्वायरमेंट थी, प्रॉब्लम आ रही थी, लोगों को चीज समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए बेटा उस चीज को दूर करने के लिए, उस छोटी सी आप कह सकते हो लूप होल को दूर करने के लिए, कानून में एक लूप होल था छोटा सा, उसको दूर करने के लिए एक नया रूल वहां पर इंसर्ट उन्होंने करा दिया। सर अमेंडमेंट क्या था ये बताओ बेटा। अमेंडमेंट आपको ध्यान नहीं, शायद ये तो ये मई 19 में आ गया था, ये नवंबर 19 में ही ये अमेंडमेंट आ गया था, जहां पर एक बात कही गई थी साहब कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाता है, रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन पीरियड की बात याद है, तो उस पीरियड में आप टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते हो। मुझे तो याद है साहब, इधर आओ, ये देखो आगे की बात करते हैं, ठीक है। अपन यहां पर देखते हैं और ये देखते हैं साहब, हैशटैग, नया हैशटैग है साहब, हर अमेंडमेंट के लिए नया हैशटैग। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने बोला साहब कि ये मैं अच्छा खासा बिजनेस कर रहा हूँ, यहाँ अगर बेटा मेरा रजिस्ट्रेशन, या तो मैं कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगा देता हूँ या प्रॉपर ऑफिसर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है किसी भी वजह से साहब, उसको लगता है साहब गड़बड़ है, जेन्युइन नहीं हूँ, रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करा, कोई भी गड़बड़ लगती है, तो वो क्या कर सकता है बेटा, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। आप सब जानते हो ये बात कि रजिस्ट्रेशन या तो मैं कैंसिल की एप्लीकेशन लगा सकता हूँ या बेटा प्रॉपर ऑफिसर मेरा रजिस्ट्रेशन क्या कर सकता है बेटा, कैंसिल कर सकता है। अब यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, ठीक है, हाँ सर बेटा। उसके बाद मैं आगे गया, मुझे लगा साहब मेरा रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हुआ है बेटा वो फर्जी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होना चाहिए था। तो बेटा मैं क्या करूँगा, रिवोकेशन की एप्लीकेशन लगाऊंगा। मैं यहाँ पर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगाऊंगा, और बेटा हो सकता है ये रिवोकेशन की एप्लीकेशन लगने से क्या हो बेटा, मुझे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाए, मुझे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाए। मुद्दे की बात यह बेटा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या मैं बिजनेस नहीं करूंगा क्या, बोलो, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या मेरी दुकान का शटर डाउन हो जाएगा क्या साहब, बोलो। नहीं सर, ऐसे कैसे, शटर कैसे डाउन कर दोगे साहब आप किसी की दुकान का? भाई जीएसटी में मैं रजिस्टर्ड हूँ, चाहे जीएसटी में रजिस्टर्ड ना हूँ साहब, माल तो बेचूंगा, प्रॉफिट तो कमाऊंगा, घर तो चलाऊंगा। फिर तो ये कहाँ से बात आ गई कि बिजनेस को कोई इफेक्ट होगा? बेटा बिजनेस को कोई इफेक्ट नहीं होगा, बस इफेक्ट ये होगा साहब क्योंकि अगर आपका रजिस्ट्रेशन इस पीरियड में नहीं था तो आप बेटा टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। ओ अच्छा, क्या नहीं कर सकते, बोलो साहब, टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाओगे। ये तो कॉमन सेंस की बात आप में भी होनी चाहिए साहब कि अगर मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है तो मैं टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। यानी कि बेटा अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूं तो मैं कहूंगा मैं टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, मैं टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता इस पीरियड के अंदर। बात सिर्फ इतनी सी है दोस्तों, you cannot issue a tax invoice in the period of suspension and therefore you cannot collect the tax on the supplies made by you during the period of suspension। तो सस्पेंशन की पीरियड के दौरान मेरे भाई अगर आपने माल बेचा तो उस माल पे टैक्स कलेक्ट मत करना। अब हुआ क्या साहब, हुआ ये कि यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, मुझे वापस ग्रांट हो गया रजिस्ट्रेशन। तो बेटा ये इन्होंने बोला कि वो जो ग्रांट हुआ ना, वो यूं मानो कि न्यू ग्रांट हुआ है। क्या बात करो सर, हाँ, और 31(1) के रिक्वायरमेंट्स वहां पर एप्लीकेबल वापस इन्होंने
कर दिया। अगर आपको ध्यान हो, एक सेक्शन होता है जहां पर हमें रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू करनी होती है। जब हमें नया रजिस्ट्रेशन मिलता है, हम विद इन 30 डेज अप्लाई कर देते हैं, तो बेटा वो जो पीरियड होता है उस पीरियड के लिए हमें 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है, बोलो सब, हमें रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू करने का टाइम पीरियड मिलता है। और इसी के साथ बेटा अपन को फर्स्ट रिटर्न भी फाइल करना होता है। याद है कि नहीं? बताओ 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 बताओ। सर याद है, बिल्कुल याद है, बिल्कुल बिल्कुल याद है। क्या करना पड़ता है बेटा, बोलो? फर्स्ट रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है। बेटा ये रहा डायग्राम, मैंने बोला डायग्राम भर भर के देंगे साहब, ऐसे डायग्राम बना बना के देंगे आपको कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ एग्जाम से पहले और देखने की। ये डायग्राम देख के जाओगे, अमेंडमेंट आपका कवर हो जाएगा। इधर आओ, 1/4/2020, 1/7/2020 को बेटा या तो मैं कैंसिलेशन की एप्लीकेशन डालूंगा या प्रॉपर ऑफिसर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक, किस पीरियड तक बेटा? इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक मेरा कैंसिल रहा। इस पीरियड के दौरान बेटा क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन आ गया। मतलब ये साहब कि देखो मेरी बात सुनो, ऐसा तो है नहीं बेटा मेरे एप्लीकेशन लगाते ही या प्रॉपर ऑफिसर के नोटिस देते ही आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। बोलो एकदम से हो जाता है क्या साहब? इधर दिया और इधर कैंसिल, ऐसा होता है? इधर उसने मेरे ऊपर ऑर्डर पास किया और कैंसिल? नहीं साहब, टाइम लगता है भैया। यार इंसान है, कोई मशीन थोड़ी ना साहब कि क्लिक करा और कैंसिल। सारी चीजें चेक करेगा प्रॉपर ऑफिसर, जो डिपार्टमेंट है कंसर्न, वो चेक करेगा साहब कि आपने अपनी लाइबिलिटीज पे करी कि नहीं करी। आपने सारी जो भी आपकी लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, सेक्शन 25 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा, सेक्शन 26, तो 25 26 25 तो प्रोसीजर का हो गया बेटा, 26 28 29 अमेंडमेंट कैंसिलेशन, ये जितनी भी चीजें साहब, ये प्रोविजन सारे 25 से लेकर 29 तक के सारे सेक्शन चेक करेगा वो कि प्रॉपर तरीके से फुलफिल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। और अगर वहां पर गड़बड़ पकड़ में आती है तो वो प्रॉपर आपको कैंसिलेशन ऑर्डर नहीं देगा। वो कहेगा साहब आपको हम कैंसिल नहीं मानेंगे, पहले अपनी लाइबिलिटी पे करो जितनी भी बनती है, क्योंकि आपको पता है इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो सब रिवर्स करना पड़ेगा। ध्यान है ना कैंसिलेशन के टाइम पे क्या क्या चीजें होती है, पूरा प्रोसीजर ध्यान है आपको। तो इस पीरियड में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा बेटा। ये पीरियड कहलाता है सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस पीरियड में आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देते हैं। मतलब ये कि अब आप ना तो रिटर्न भर सकते हो और ना ही कोई टैक्सेबल सप्लाई कर सकते हो। मतलब ये माना जाएगा कि आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो, बट आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिशियली कैंसिल नहीं हुआ साहब। ऑफिशियली आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ मेरे भाई। मतलब ऑफिशियली अभी तक ऑर्डर नहीं आया आपकी आरसी कैंसिल होने का, वो आने में टाइम लगेगा। तो इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस पीरियड को बोला जाता है सस्पेंशन का पीरियड। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर कट ये बात समझ में आई होगी। हाँ सर। अब बात यह है साहब कि सस्पेंशन के पीरियड के बाद अगर कैंसिलेशन की जगह रिवोकेशन का ऑर्डर आ जाता है, मतलब मुझे मेरा रजिस्ट्रेशन वापस ग्रांट कर दिया जाता है, तो सस्पेंशन पीरियड में बेटा जो सप्लाईज मैंने करी उसका क्या? क्योंकि उस पर टैक्स मैंने लिया नहीं, तो बोला बेटा रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस कलेक्ट करो। क्या कलेक्ट करो? रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। ये आपको इशू करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर साहब? वही पुराना यहाँ पर फंडा लगेगा साहब, 30 दिन के अंदर। तो 30 दिन के अंदर, रिवोकेशन से 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस भी इशू करनी है बेटा, और फर्स्ट रिटर्न इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। तो जो भी फर्स्ट रिटर्न के प्रोविजन है वो भी आप पे यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। तो देखो बेटा, वही अपने एग्जाम्पल में था कि अगर 1/10 को, कब बोलो मेरे साथ, 1/10/2020 को बेटा अगर आपका ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पास हो जाता है, मतलब आपको रिवोकेशन यहाँ पर मिल जाता है, तो इसके तहत क्या करना पड़ेगा? देखो इसके बाद आपको हैज टू बी इशूड द रिवाइज टैक्स इनवॉइस। कितनी पीरियड बेटा? 30 दिन के अंदर। ठीक है, हाँ। और फर्स्ट रिटर्न भी यहाँ पर आपको फाइल करके चलना पड़ेगा। तो मुद्दे की बात बेटा सिंपल सी ये है यार कि मैं अच्छा खासा काम कर रहा था, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। मैंने बोला कैंसिल बोलते कैंसिल होता नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है प्रोसेसिंग के अंदर। उस टाइम के दौरान, उसको हम सस्पेंशन पीरियड बोलते हैं बेटा, उस टाइम के दौरान जो सप्लाईज मैंने करी, बाई चांस अगर मैं एप्लीकेशन लगाता हूँ रिवोकेशन की और मेरे को रिवोकेशन मिल जाता है, मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन वापस एक्टिवेट हो जाता है, रीएक्टिवेट इस पीरियड के दौरान। अब यहाँ अगर रीएक्टिवेट हो गया तो ये जो पीछे मैंने बेटा यहां से लेकर यहां तक, मैंने क्या बोला, यहां से लेकर यहां तक जो सप्लाई करी, यहां हुआ रीएक्टिवेट और यहां हुआ था कैंसिल। ये पीरियड कहलाता है सस्पेंशन का। इस पीरियड का क्या करना है साहब? तो इसी पीरियड के लिए बोला कि इस पीरियड से रिगार्डिंग आप क्या कर दो, रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर दो और फर्स्ट रिटर्न फाइल कर दो। बेटा इससे ज्यादा समझाना बेकार है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर्स में थोड़ा सा इशू यही रहता है बेटा, बच्चा सामने नहीं होता है, कोरोना का टाइम है साहब, कोविड-19 चल रहा है, फेस टू फेस क्लास ले नहीं सकते, तो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि साहब समझ में आया कि नहीं आया, तो थोड़ा सा हम ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो कभी ऐसा लगे बेटा तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो, आपके पास स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन है साहब। ठीक है, कभी ऐसा लगे ना कि भाई समझ में आ गया सर, फिर भी समझाए जा रहे हैं, तो बेटा सर तो इसलिए समझाए जा रहे हैं क्योंकि सर को पता नहीं चलता है कि बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया, है ना। चलो बेटा, तो आगे चले। हाँ सर, आगे चलो। आगे क्या देख रहे हैं बेटा अपन? आगे देख रहे हैं एक बहुत शानदार चीज, और वो है बेटा आधार ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट। बेटा ये कॉन्सेप्ट मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर मेरे से अच्छा आपको कोई पढ़ा के दे दे तो आप नाम बदल देना साहब मेरा। दिस इज माई गारंटी टू यू दोस्त।
इतना बढ़िया पढ़ाऊंगा एक डायग्राम के अंदर बेटा, ये इतना बड़ा अमेंडमेंट कवर करूंगा। 4 से 5 सेक्शन है, रूल्स हैं 3 से 4 जिनमें चेंजेस हुए हैं, और एक नोटिफिकेशन भी है। तो बेटा 3 से 4 तो नए सेक्शन आ गए, 3 से 4 रूल आपके यहाँ पर अमेंड हो गए, और एक नया नोटिफिकेशन आ गया। लेकिन इतनी सारी चीज़ों को बेटा, इतनी सारी चीज़ों को मैं एक डायग्राम में लपेटूंगा, और आप खुद कहोगे सर कि मज़ा आ गया, मज़ा आ गया साहब। देखना आधार ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट पहले बेटा समझते हैं। एक सेकेंड, भाग कर रहे हैं साहब, कहीं भाग थोड़ा रहे, इधर आओ, नीचे आओ, डायग्राम दिखाऊं पक्का? ये देखो बेटा, देखो टेक्निकली मैं आपको पहले थ्योरी दिखाता हूँ। थ्योरी कितनी है बेटा, देखो 6A एक नया सब सेक्शन इंसर्ट हुआ, सेक्शन 25 जो अपना प्रोसीजर वाला सेक्शन होता है ना बेटा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, उसके अंदर सब सेक्शन 6A नया इंसर्ट हुआ, 6B नया इंसर्ट हुआ, 6C नया इंसर्ट हुआ। 3 तो बेटा सब सेक्शन दिखा दिए मैंने अभी तक, और 6D 4। तो बेटा 4 तो आपके क्या इंसर्ट हुए, सब सेक्शन इंसर्ट हुए। उसके बाद बेटा एक नया नोटिफिकेशन आया, उसके बाद में आपका रूल 4A अमेंड हुआ, सब रूल 4A अमेंड हुआ 8 का, प्रोवाइजो डाला गया 9(1) में, और एक रूल 25 आपका क्या किया गया साहब, अमेंड किया गया। समझ में आई कि नहीं आई? इतनी सारी चीजें हुई, लेकिन बेटा इतनी सारी चीजें मैं एक डायग्राम के अंदर इतनी सुंदरता के साथ, इतनी ब्यूटीफुलनेस के साथ दूंगा कि आप भी कहोगे वाह बेटा ये रहा डायग्राम, टन 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 टन, खेल खत्म साहब, खेल खत्म। बस ये डायग्राम, इतना सा डायग्राम कवर करेंगे साहब, और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन बेटा डायग्राम से आने से पहले थोड़ी भूमिका बनाते हैं। भूमिका मतलब बेस फॉर दी अमेंडमेंट। आपको समझ में तो है ना बात क्या है? बात यह है मेरे बच्चों कि आपको 2014 2015 अगर याद हो, सर हम इतने पहले तो सीएम ही नहीं आए थे। मैं बताता हूँ बेटा क्या हुआ था। आप सब आर्टिकलशिप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बोलो। सर हम सब आर्टिकलशिप कर रहे हैं बेटा, फाइनल वाले बच्चे तो कर रहे हैं और इंटर वाले बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं बेटा, मैं समझा देता हूँ। इनकम टैक्स रिटर्न हम आर्टिकलशिप के टाइम में भरते हैं। लगभग मेरे हिसाब से हर बच्चा अपने आर्टिकलशिप करियर के अंदर बेटा एक इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करता ही होगा। यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना तो हम सीख ही जाते हैं इस पीरियड के दौरान। ठीक है साहब, तो मुझे बताओ बेटा, पहले ऐसा होता था मुझे नहीं पता आप 2014 में कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, बट 2014 में मैं आपको एक बात समझाता हूँ। मैं एग्जैक्ट ईयर नहीं जानता, हो सकता है 2016 हो, बट हाँ इसी पीरियड के दौरान, शायद मेरे हिसाब से 14-15 में आ गया था बेटा। सर किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? मैं बात कर रहा हूँ आधार की। आधार के थ्रू आप अपना ITRV क्या कर सकते थे बेटा, पता है आपको? डिजिटली साइन कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं होता था साहब, पहले ऐसा नहीं होता था। सर पहले क्या होता था बेटा? पहले ऐसा होता था कि आपको क्या करना पड़ता था बेटा, मैनुअली साइन करना पड़ता था अपने ITRV के ऊपर, और 120 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर अंदर बेटा, 120 डेज के अंदर अंदर आपको इसको CPC बेंगलोर भेजना होता था। कहाँ भेजना होता था बेटा? CPC बेंगलोर। और CPC बेंगलोर में फिर वो साइन होकर जो ITRV जाती थी बेटा, वो ऑथेंटिकेट होती थी, और वहां से फिर आपका रिटर्न जो है वो ड्यूली फाइल्ड माना जाता था कि ठीक है साहब, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका रिटर्न एक्सेप्ट हो गया। और इसकी रिसिप्ट भी आती थी वहां पहुंचने की, मेल के ऊपर एक बेटा रिसिप्ट भी आती थी कि आपका ITRV रिसीव हो गया है CPC बेंगलोर में। बेटा ये पूरा सिस्टम, मैनुअल प्रोसीजर खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, आधार का कॉन्सेप्ट लेकर आया बेटा। आधार ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आए, और अब आधार OTP के थ्रू ही आपका ITRV क्या हो जाता है, ऑथेंटिकेट हो जाता है। और मजे की बात बेटा, जो ITRV आती है उस पर नीचे लिखा हुआ आता है, डू नॉट सेंड इट टू CPC बेंगलोर। इसको कृपया कर CPC बेंगलोर ना भेजें, ये चीज लिखी हुई आती है। इससे हुआ क्या बेटा? इससे हुआ ये कि अब आपका इनकम टैक्स रिटर्न डिजिटली साइन हो जाता है आपके आधार OTP के थ्रू। यानी ये कंफर्म हो जाता है साहब कि कोई इंसान है बैठा हुआ, आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है साहब। इसलिए तो अपन बोलते हैं आइडेंटिटी प्रूफ के लिए क्या दोगे, आधार कार्ड। सिम लेने जाते हैं अपन नए मोबाइल की बेटा, सिम खरीदते हो आप, चाहे वोडाफोन की खरीदो, चाहे आइडिया की खरीदो, चाहे जियो की खरीदो, चाहे एयरटेल की खरीदो साहब, आप क्या देते हो बेटा? आधार कार्ड देते हो। वो आधार कार्ड क्या बेटा? आइडेंटिटी प्रूफ ही तो है। गवर्नमेंट जाती है बेटा GST के अंदर, अगर आप रजिस्ट्रेशन लेने आओ, गवर्नमेंट चाहती है कि GST के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन लेने आओ मेरे दोस्त, तो अपने आप को क्यों ना आधार ऑथेंटिकेट करा लो, तो आपकी झंझट खत्म हो जाएगी ना GST के अंदर। आधार ऑथेंटिकेट यानी बेटा आधार से आपकी आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट कर देंगे बेटा। ऑथेंटिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, इसका में पढ़ते हैं हम। हाँ सर इसका में पढ़ते हैं। तो बेटा इसका के अंदर ये ऑथेंटिकेशन जो होता है ना, जहां पर आपकी आइडेंटिटी को प्रूफ मिल जाता है, गवर्नमेंट को भी प्रूफ हो जाएगा साहब कि हाँ आप इंसान हो, आप फर्जी नहीं हो बेटा। फेक रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट फेक रजिस्ट्रेशन या फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन जो लेते हैं बेटा, उसको यहाँ पर क्या करना चाहती है, उसको यहाँ पर रोकना चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि रजिस्ट्रेशन जो है बेटा वो इस तरीके से हो जहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़े। अच्छा सर, मतलब एक बात समझ में आ गई साहब, कुछ ना कुछ ऑनलाइन होगा जिसमें OTP आएगा, और OTP आप डालोगे तो आपका आधार ऑथेंटिकेट हो जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड माना जाएगा।
ठीक है साहब, ये सिस्टम इन्होंने डाल दिया। बात आपको भी समझ में आ गई, बात मेरे को भी समझ में आ गई। लेकिन बेटा मुद्दे की बात यहाँ नहीं है, मुद्दे की बात थोड़ी आगे चलेंगे साहब, और आगे चल के बात करेंगे। कहाँ पर बात करेंगे साहब? यहाँ तो जगह खत्म हो गई। बेटा नोटबुक है ना अपने पास, वहाँ बहुत जगह है, आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ मैं आधार ऑथेंटिकेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, किसकी बात कर रहा हूँ? आधार ऑथेंटिकेशन। अब मैंने बोला कि साहब आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा हर इंसान को जिसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है या जो लेना चाहता है। क्योंकि बेटा एक बात बताओ, ये कॉन्सेप्ट क्या 2017 से था क्या? 1 जुलाई 2017 को ये आधार ऑथेंटिकेशन वाला कॉन्सेप्ट था क्या? नहीं था सर, नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। यानी एक बात तो पक्की साहब। सर क्या पक्की? कि क्योंकि बेटा शुरू से नहीं था, तो कुछ लोग ऐसे होंगे बेटा जिनको रजिस्ट्रेशन मिल गया होगा, और कुछ क्या, मैं तो कहूँगा जितने भी जने हैं अभी एट प्रेजेंट जो रजिस्ट्रेशन लेकर बैठे हैं उनको रजिस्ट्रेशन मिल चुका है और उन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया। जिनको हम यहाँ पर प्यार से बोलेंगे बेटा ऑलरेडी रजिस्टर्ड। जिनको हम यहाँ पर प्यार से क्या बोलेंगे बेटा? ऑलरेडी रजिस्टर्ड। यानी बेटा वो जने जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है मेरे दोस्त, उनको भी तो आधार ऑथेंटिकेशन अब करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोविजन तो अब आया। समझ में आ गई बात सर? मतलब जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको भी आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। दूसरा बेटा, जो नया रजिस्ट्रेशन लेने जा रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन, जो न्यू रजिस्ट्रेशन लेने जा रहा है, हाँ सर, जो न्यू रजिस्ट्रेशन लेने जा रहा है, बिल्कुल सही है, उसको भी आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो नया रजिस्ट्रेशन ले रहा है, ये प्रोविजन आने के बाद, तो ये प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा ही होगा। इसमें कोई नई बात नहीं सर, इसमें कोई नई बात नहीं है। सर आगे बताओ आगे क्या है? अब मेरी बात को प्यार से बेटा ध्यान से सुनो। बेटा आधार किसका होता है? आधार किसका होता है बेटा? बोलो। आधार होता है बेटा इंडिविजुअल का। पैन कार्ड थोड़ी ना साहब। पैन कार्ड कंपनी का भी होता है, पैन कार्ड एओपी का भी होता है, ट्रस्ट का भी होता है, समझ रहे हो? बीओआई का भी होता है, एओपी का भी होता है, इंडिविजुअल का भी होता है। लेकिन आधार जो होता है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल का होता है। कभी सुना कंपनी का आधार, एलएलपी का आधार, पार्टनरशिप का आधार? पार्टनरशिप फर्म का बेटा कोई आधार कार्ड नहीं होता। आधार कार्ड होता है बेटा इंडिविजुअल का। इसलिए जो बेटा नया रजिस्ट्रेशन कराने बंदा आएगा, जो नया रजिस्ट्रेशन कराने बंदा आएगा बेटा, उसके ऊपर हमने बोला दो बात। भाई नया हो चाहे पुराना हो बेटा, सीधी सी बात है, आप पहले इसको दो पार्ट में तोड़ लो, एक इंडिविजुअल और एक अदर देन इंडिविजुअल। क्या बोला मैंने? एक इंडिविजुअल, एक अदर देन इंडिविजुअल। क्योंकि बेटा एक बात बताऊं, इंडिविजुअल के साथ तो प्रॉब्लम नहीं है सर। इंडिविजुअल किसको बोलते हैं बेटा? सोल प्रोप्राइटर को। किसको बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटर को। 11th क्लास में पढ़ के आए थे बेटा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी, हाँ सर याद है। तो बेटा इंडिविजुअल के साथ दिक्कत नहीं है, यानी सोल प्रोप्राइटर के साथ दिक्कत नहीं है साहब, उसका आधार कार्ड तो होगा, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बेटा शॉप एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, वहां पर आप आराम से क्या करवा सकते हो? अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवा सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप एज एन इंडिविजुअल काम कर रहे हो। लेकिन बेटा व्हाट अबाउट पार्टनरशिप, व्हाट अबाउट कंपनी? तो बेटा उनके लिए बोला कि कोई बात नहीं साहब, आप मानी बात कि आप सेपरेट लीगल एंटिटी हो, है ना? 11th में पढ़ते हैं अकाउंट्स के अंदर बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो बेटा आप जो सेपरेट लीगल एंटिटी हो, इस एंटिटी का आधार नहीं है तो क्या हुआ बेटा? इसके कर्ता का तो होगा, हाँ, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर का तो होगा, होल टाइम डायरेक्टर का तो होगा, या मैं तो कहता हूँ साहब ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। क्या बोला मैंने? ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। बेटा इसमें लगभग लगभग ये समझ लो आप सब लपेट लिया इन्होंने, बहुत बड़ा वर्ड यूज करा इन्होंने, ये बहुत बड़ा स्कोप। जैसे सप्लाई, जैसे सप्लाई पढ़ते हैं सेक्शन 7 में, कितना बड़ा जाल फेंका है साहब, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एस, वो तो एग्जाम्पल है, 8 जो है वो तो एग्जाम्पल है बेटा, बाकी तो सप्लाई में तो सब कुछ कवर कर लिया ना इन्होंने। उसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने लिख दिया साहब ऑथराइज्ड सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप्स, यानी हर प्रकार का ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप्स। और बेटा ऑथराइज्ड सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप्स के अंदर तो लगभग लगभग सब कवर हो गया बेटा। कंपनी का भी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी होता है, लोकल अथॉरिटी का भी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी होता है, एओपी बीओआई का भी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी होता है। तो बेटा लगभग लगभग हर इंसान कवर हो गया। उसका आधार ले लो साहब, इन्होंने क्या बोला? उसका आधार कार्ड ले लो। अरे वाह, ये तो मजा आ गया साहब। फिर इन्होंने एक पावर और ली, ये तो समझ में आ गया ना। देखो इंडिविजुअल है तो जो इंडिविजुअल बंदा है, जो सोल प्रोप्राइटर है, उसका आधार कार्ड। अदर देन इंडिविजुअल है तो जो भी आपका करता है, जो भी आपका मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, या फिर ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है साहब, उसका आधार कार्ड चलेगा, उसका आधार कार्ड चलेगा, आप उसका आधार कार्ड लगा दो। अब मुद्दे की बात है साहब कि कौन से लोग ऐसे होंगे दोस्त जिन पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब ये प्रोविजन आधार ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दोस्त गवर्नमेंट ने एक पावर अपने पास ले ली कि सर हम नोटिफाई कर देंगे। गवर्नमेंट ने क्या बोला? हम नोटिफाई कर देंगे उन लोगों को जिस पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, ये प्रोविजन आधार वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। सर नोटिफिकेशन आया क्या? गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा क्या? हाँ बेटा गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा, और उसी एक नोटिफिकेशन की मैं बात कर रहा था। गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा और गवर्नमेंट ने बिल्कुल जेन्युइन केस बताया। गवर्नमेंट ने बोला दोस्त इन लोगों को छोड़कर बाकी सब पर एप्लीकेबल होगा। क्या बोला?
इन लोगों को छोड़कर बाकी सब पर एप्लीकेबल होगा। कौन? पहला आदमी जो बेटा सिटीजन ही ना हो इंडिया का, अ पर्सन नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब मुझे बताओ, अमेरिका का इंसान इंडिया में आ रहा है साहब, सर ऐसा जीएसटी में कहाँ पर होता है? एनआरटीपी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब बेटा एनआरटीपी जब यहाँ रजिस्ट्रेशन लेने आएगा, मुझे बताओ क्या यहाँ आके आधार कार्ड लेगा? बोलो बोलो, उसको यहीं रहना है, यहाँ शादी करनी बेटा, यहाँ घर बसाना है? नहीं साहब, वो तो वापस जाएगा धंधा करके बेटा। 90 डेज का उसको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मिला है साहब। तो एनआरटीपी अंकल जो आएंगे बेटा, ये नॉन रेजिडेंट है, ये नॉन रेजिडेंट है, प्लस मुझे नहीं लगता साहब ये इंडिया का सिटीजन होगा। ही इज नॉट गोना बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये इंडिया का सिटीजन बोलो होगा कि नहीं होगा साहब? ये नहीं होगा। और बेटा ये इंडिया का सिटीजन नहीं होगा तो इसके पास में क्या आधार कार्ड होगा? नहीं होगा साहब। और अगर इसके पास में आधार कार्ड नहीं होगा साहब, तो हम अगर इससे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आधार कार्ड के लिए ऑथेंटिकेट कराने के लिए बोलेंगे, आधार ऑथेंटिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर लगाएंगे साहब, तो दिक्कत आएगी। क्या आएगी? बोलो बेटा, दिक्कत आएगी। और दिक्कत आएगी तो बेटा इस दिक्कत को दूर करना पड़ेगा, और इसलिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लाके बोल दिया साहब कि इनके ऊपर एनआरटीपी वाला जो लोग है दोस्त, नॉन रेजिडेंट जो लोग हैं, यानी जो लोग सिटीजन ऑफ इंडिया है, इंडिया नहीं है, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और दूसरा उन्होंने बोला साहब उस हर इंसान के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा इनको छोड़कर। मतलब ये साहब कि इन पर होगा, बाकी किसी पर नहीं होगा साहब। अदर देन कौन बेटा? बोला बेटा अदर देन करता, अदर देन जो भी है बेटा वो मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। सिंपल सी बात ये है कि उसमें अदर ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी को कवर कर लिया, और बोला ऑल टाइप्स ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी को छोड़कर बाकी सब पर एप्लीकेबल होगा। अब बेटा पता है आपको, ठीक है सर वापस नोटिंग में आओ, एक मिनट, नहीं, वापस नोटिंग में आओ, मेरे को एक और चीज़ समझानी है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया साहब? पहली चीज़ क्या थी? पहली चीज़ तो ये थी साहब कि एनआरटीपी पर एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है बेटा उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या बोला? अदर देन बोला बेटा ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। इधर आओ, मैं एक चीज़ लिखवा देता हूँ आपको। ऑथराइज्ड सिग्नेटरी यानी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी को छोड़कर बाकी किसी पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा साहब। ओ मतलब ऑथराइज सिग्नेटरी में तो बेटा सब आ गए ना, इसको छोड़कर मतलब इस पर होगा और बाकी किसी पर नहीं होगा। तो एक तो इस पे नहीं होगा और एक इसको छोड़कर बाकी किसी पे नहीं होगा, तो बेटा इसमें तो सब आ गए। सर इसके अलावा भी कोई नाम है क्या? हाँ बेटा 3 नाम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये रहा, डायग्राम में चले, हाँ साहब चलो ये रहा बेटा। ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप्स, इंडिविजुअल, मैनेजिंग डायरेक्टर और कर्ता ऑफ एचयूएफ। कितने लोग कवर कर लिए बेटा? 4 लोग कवर कर लिए। इंडिविजुअल पर एप्लीकेबल होगा, ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप्स पर एप्लीकेबल होगा, मैनेजिंग या ऑथराइज्ड पार्टनर पर एप्लीकेबल होगा और कर्ता ऑफ एचयूएफ पर एप्लीकेबल होगा। बोलो इन सब पर एप्लीकेबल होगा। इन सबको छोड़कर अगर कोई है बेटा, इन सबको छोड़कर अगर कोई है उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। बोलो हाँ के ना? हाँ साहब समझ में आ गई बात। इनको छोड़कर अगर कोई है तो उस पर नहीं होगा। बोलो देखो अदर देन द फॉलोइंग क्लास ऑफ पर्सन्स, अदर देन द फॉलोइंग क्लास ऑफ पर्सन्स। ओके सर, ओके समझ में आ गया। बट बेटा मुद्दे की बात निकल कर आएगी, गवर्नमेंट बेटा जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहती। बोलो गवर्नमेंट किसी भी प्रकार की कोई भी जोर जबरदस्ती बेटा नहीं करना चाहती, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि हो सकता है कोई इंसान ऐसा हो जिसके पास में आधार कार्ड ना हो। बोलो क्या बोला मैंने बेटा? कोई इंसान ऐसा हो जिसके पास में आधार कार्ड ना हो, जिसके पास में आधार नंबर ना हो, तो क्या बेटा उसको फोर्स करेंगे? बोलो उसको फोर्स करेंगे बेटा आधार कार्ड लेने के लिए? गलत हो जाएगा साहब, गलत हो जाएगा। आर्टिकल के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो जाएगा बेटा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी को भी जोर जबरदस्ती करके कानून पालन नहीं करवाया जा सकता साहब। आप किसी को भी आधार कार्ड लेने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात को? आधार कार्ड ले लो बेटा, बेनिफिट तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है साहब तो उसको ऑप्शन तो देना चाहिए ना बेटा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देनी चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, एक ऑप्शन दिया साहब और बोला कि जिसके पास आधार कार्ड नहीं है साहब उसको हम दूसरे मेथड बता देंगे, ऑथेंटिकेशन के दूसरे मेथड बता देंगे जिससे आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। देखो बेटा मैंने पहले भी समझाया था जब चालू करा था कि यहाँ पर प्रूफ अपने आप को, आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस को, आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस कि भाई आप इंसान हो, वाकई में एग्जिस्ट करता है बिजनेस आपका, इस चीज को हमें क्या करवाना है बेटा? प्रूफ करवाना है। और इसलिए ये बात आई तो हमने बोला बेटा हम दूसरे तरीके बता देंगे, हम दूसरे तरीके बता देंगे। सर कोई तरीका बताया क्या? हाँ बताया बेटा, तरीका बताया, और तरीका ये बताया बेटा कि फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। ओहो क्या बोला? बोलो बोला कि क्या करेंगे बेटा? फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे आपका। आपका क्या करेंगे? बोलो फिजिकल वेरिफिकेशन। कोई नई बात नहीं साहब, प्रॉपर ऑफिसर आएगा घर पर, दुकान पर, ऑफिस पर, पूरी जांच पड़ताल करेगा और उसके बाद में वो जाकर अपने घर पर आपकी डिटेल्ड रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड कर देगा। डिटेल्ड रिपोर्ट
आपकी पोर्टल पर अपलोड कर देगा, और जैसे ही वो अपनी रिपोर्ट अपलोड करेगा ये माना जाएगा कि आपने अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवा लिया। तो बेटा या तो आधार ऑथेंटिकेशन करा लो या फिजिकल वेरिफिकेशन करा लो। गवर्नमेंट ने दो ऑप्शन दे दिए। आधार है तो ऑनलाइन फॉर्मेट में आधार ऑथेंटिकेशन करवा लो, और अगर नहीं है साहब तो क्या करवा लो, फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लो। फिजिकल वेरिफिकेशन में वो आएगा, आपको चेक करेगा और निकल जाएगा। और अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन करवा रहे हो मेरे दोस्त, तो फिर तो ऑनलाइन फॉर्मेट में ही हो जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखना, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए एक बात और बोली दोस्त, कि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो ना, तो आप आधार ऑथेंटिकेट करवा रहे हो, मतलब रजिस्ट्रेशन आपको मिल गया, ऑलरेडी मिला हुआ है, पहले से मिला हुआ है, ठीक है। अब आप ना तो आधार ऑथेंटिकेशन करवा रहे हो, और दूसरी चीज ना आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवा रहे हो। बेटा अगर ऐसा हुआ, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप, अगर आप अनेबल रहे, दोनों में से कोई भी ऑप्शन अवेल करने के लिए आप अनेबल रहे, नहीं करा पाए साहब, तो आपका रजिस्ट्रेशन, मेरी बात को ध्यान से सुनना दोस्त, आपका रजिस्ट्रेशन इनवैलिड माना जाएगा। ओ मतलब रजिस्ट्रेशन जो आपको दिया हुआ था ऑलरेडी बेटा, वो आपसे छीन लिया जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा दोस्त। यानी आप अनरजिस्टर्ड पर्सन ट्रीट किए जाओगे। मैंने क्या बोला, आप बेटा अनरजिस्टर्ड पर्सन ट्रीट किए जाओगे। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ आपको बच के निकलना है दोस्त। क्या बोला मैंने यहाँ पर, आपको क्या निकलना है दोस्त, बच के यहाँ पर निकलना है मेरे भाई। डायग्राम पे आ जाओ बेटा, डायग्राम पे आ जाओ। अब देखो क्या डायग्राम समझ में आएगा आपको, पूरी चीज समझा दी मैंने। इधर आओ, ये रहा बेटा, ये रही आपकी हेडिंग, आधार ऑथेंटिकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आधार ऑथेंटिकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बेटा ऑलरेडी रजिस्टर्ड लोग, न्यू रजिस्ट्रेशन में इंडिविजुअल वाले, और न्यू रजिस्ट्रेशन में अदर देन इंडिविजुअल वाले। हाँ सर, यहाँ तो बिल्कुल समझाया था आपने। शेल अंडरगो ऑथेंटिकेशन या फर्निश प्रूफ ऑफ आधार नंबर, कि साहब आपके पास में आधार नंबर है, इन फॉर्म मैनर टाइम प्रिस्क्राइब्ड। टाइम गवर्नमेंट बताएगी, मैनर गवर्नमेंट बताएगी, फॉर्म भी गवर्नमेंट बताएगी। इधर भी देखो सेम बात बोली, बिल्कुल सेम टू सेम बात बोली, कि साहब आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, या फिर आप इंडिविजुअल हो, या फिर आप बेटा अदर देन इंडिविजुअल। अदर देन इंडिविजुअल हो तो कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, सच नंबर ऑफ पार्टनर्स, मैनेजिंग member of managing committee of association, board of trustees, authorized representative, authorized signatory and such other class of person। सबको कवर कर लिया साहब। इनमें से किसी का तो पैन कार्ड होगा। हाँ साहब, किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा साहब, बोलो। शेल नॉट अप्लाई टू सच क्लास ऑफ पर्सन जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर, हाँ नोटिफाई करा, गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा क्या, हाँ करा साहब। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लेकर आई, और गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन लेकर आई उसमें गवर्नमेंट ने बोला पर्सन हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया और अदर देन द फॉलोइंग पर्संस। तो बेटा इंडिविजुअल को छोड़कर, मतलब इंडिविजुअल पे लगेगा, ऑथराइज सिग्नेटरी पे लगेगा, मैनेजिंग एंड ऑथराइज्ड पार्टनर पे लगेगा, कर्ता ऑफ एचयूएफ पर लगेगा। इनको छोड़कर, अब मुझे बताओ इनको छोड़कर कौन बचा था, कौन बचा। लेकिन लैंग्वेज इस तरीके की यूज की गई कि फ्यूचर में अगर कोई बच जाए तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो सब कुछ कवर्ड है। उसके बाद क्या बोला साहब, उसके बाद में बोला, देखो हैश, यहाँ क्या लगा दिया अपन ने, एक्सप्लेनेशन मार्क। उसके बाद में क्या बोला, उसके बाद में ये बोला मेरे भाई कि अगर आपके पास में आधार कार्ड नंबर नहीं है साहब, आधार इज नॉट असाइंड, और या फिर आप ऑथेंटिकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवा पा रहे हो किसी वजह से, तो साहब आपको क्या दिया जाएगा। तो कितनी अच्छी बात बोली, अल्टरनेट एंड वायबल मीन्स, मतलब दूसरे तरीके आपको बताए जाएंगे। ऑफ आइडेंटिफिकेशन शैल बी ऑफर्ड, यानी आपके पास दूसरे तरीके भी आपको ऑफर किए जाएंगे। बेटा दूसरा तरीका क्या था, ये देखो ये रहा, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ एप्लीकेशन। बेटा जिस प्लेस के लिए आपने एप्लीकेशन लगाई है उस प्लेस पर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। दूसरा तरीका ये है, देखो पहला तरीका मैंने बताया आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवा लो, दूसरा तरीका उन्होंने बोला कि हम आपको ऑल्टरनेट और वायबल मींस ऑफ आइडेंटिफिकेशन बताएंगे। और वो मींस उन्होंने क्या बताया साहब, वो मींस उन्होंने बताए कि आप अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करा लो, और बेटा वेरिफिकेशन की रिपोर्ट को 15 दिन के अंदर अंदर GST REG 30 के अंदर आपका प्रॉपर ऑफिसर जो आएगा चेकिंग करने, वो अपलोड करेगा, और जैसे ही अपलोड करेगा बेटा ये माना जाएगा कि आप रजिस्टर्ड हो, आपका रजिस्ट्रेशन ऑथेंटिकेट हो चुका है। इसके अलावा देखो यहाँ से एक एरो निकल कर आ रहा है, सारे प्यारे बच्चे बताओ ये एरो दिख रहा है साहब, हाँ साहब ये एरो आ रहा है, कहाँ से निकल कर आ रहा है बेटा, ये रजिस्टर्ड वाले केस से निकल कर आ रहा है। देखो किससे निकल कर आ रहा है बेटा, रजिस्टर्ड। तो बेटा ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो लेकिन आप फेल हो गए ऑथेंटिकेशन कराने में या फिजिकल वेरिफिकेशन कराने में, दोनों चीजों में आप फेल हो गए साहब, ना आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवा रहे हो ना आप आधार ऑथेंटिकेशन करवा रहे हो। इन दैट केस बेटा आप क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, यानी आपको RC ऑलरेडी अलॉट है, GSTN नंबर ऑलरेडी अलॉट है, बेटा छीन लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने, छीन लिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे बोलो हाँ सर छीन लिया जाएगा। इधर आओ, रजिस्ट्रेशन अलॉटेड विल बिकम इनवैलिड एंड ट्रीटेड एज अनरजिस्टर्ड। यानी कि बेटा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीधा सा है, आपसे आपका रजिस्ट्रेशन छीन लिया जाएगा और आपको अनरजिस्टर्ड ट्रीट किया जाएगा। अब बताओ इस डायग्राम में क्या था, कितनी जान थी बेटा इस कॉन्सेप्ट में। अगर एग्जाम से पहले इस डायग्राम को देखोगे साहब कितना टाइम लगेगा आपको, बोलो कितना टाइम लगेगा साहब, 2 मिनट, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे।
जहां पर मैंने बोला ऑलरेडी रजिस्टर्ड, न्यू रजिस्टर्ड है इंडिविजुअल, न्यू रजिस्टर्ड अदर देन इंडिविजुअल, और नॉट अप्लाई टू, किस पर अप्लाई नहीं होगा। देखो यहाँ पर सेक्शन नंबर भी दे रखे मैंने 6A, इधर आओ, ये देखो 6A 6B 6C 6D, 6D में पावर थी, पावर का इस्तेमाल करके नोटिफिकेशन लेकर आए, बोले साहब 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 आधार कार्ड नहीं है तो भी चलेगा 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 चलेगा। अल्टरनेटिव और वायबल मींस, वायबल मींस में फिजिकल वेरिफिकेशन GST REG 30-15 डेज के अंदर, और बेटा फिर भी ना माने तो रजिस्ट्रेशन कर देंगे साहब आपका कैंसिल, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाले केस में आ रहे हो तो। इसी के साथ बेटा मेरे हिसाब से आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का, और रजिस्ट्रेशन के अमेंडमेंट्स भी साहब हमने सल्टा दिए। अब आता है साहब आपके पास में टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट, जो हम अगले लेक्चर में कवर कर चलेंगे। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय सी यू। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बीच बीच में ब्रेक के अंदर गाने सुनते रहिए और अपना मूड फ्रेश करते रहिए बेटा। अब मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर के अंदर। बेटा चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस पर अब भर भर के जीएसटी के लेक्चर्स डालने वाला हूं। नहीं केवल अमेंडमेंट बल्कि मैं रिवीजन लेक्चर्स भी डालूंगा, एमसीक्यू भी सॉल्व करवाऊंगा, आईटीसी चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा, AAR यानी एडवांस रूलिंग्स भी यहाँ पर एनालाइज करवाऊंगा जो आएंगी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा बेटा हम यहाँ पर आपके केस लॉस, यानी कि जो केस लॉस आने चालू हो गए हैं लिटिगेशन के अंदर, गुजरात हाई कोर्ट के केस लॉस हैं, राजस्थान के केस लॉस हैं, और अलग अलग इंपॉर्टेंट एडवांस रूलिंग्स हैं, वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स भी यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। तो बेटा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बताएं, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले साहब कि आपको अच्छी लगी। आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। इसके साथ अगर दोस्त अगर किसी के साथ शेयर कर दोगे, किसी का भला हो जाएगा साहब, तो बहुत उसका भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा बेटा। तो कृपया कर शेयर भी इसे कर दें। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर।